एक्सरसाइज वगैरह भी होती है। तो देखिए टॉपिक पे क्या निकल के आता है। सर क्या एकेडमिक के अलावा इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा अध्ययन है और पूरा उस पर गहनता से सर समझाते भी हैं। तो आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग रिलैक्स मूड में होइएगा। सुबह से काफ़ी हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं और इसको बिल्कुल रिलैक्स मूड में देखिएगा। ये भी बहुत ज़रूरी है। जब तक रिलैक्स माइंड नहीं होगा तो माइंड से बहुत अच्छे थॉट्स नहीं निकलेंगे। तो सर निवेदन है। सब लोग आ जाए। आज कौन सा सेशन था? मॉर्निंग में एक मिनट और रुक जाते हैं किसी को हाँ हाँ तो कितने लोग हैं उसमें आगे? तो किसी को याद है पिछली बार हमने कहाँ पे रोका था? उसी के आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार हमने डिस्कस किया था और स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फिर से। हम लोगों ने जो अपना उद्देश्य बनाया था लाइफ का, वो क्या था? वो तो सेम ही रहता है ना, उसको याद भी नहीं करना पड़ता। पीस, हैप्पीनेस, सुख, ये सब बताए थे ना आप लोगों ने। तो फिर हमने कुछ फिलॉसफी डिस्कस की थी, क्या क्या चीजें होती हैं, मन कैसे काम करता है, शरीर पे अप्लाई किया, डाइट पे ले गए, बहुत सारी चीजें देखी। तो इस सेशन में हम थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाएंगे, क्योंकि जब हमको मोटी मोटी बात समझ में आ जाती है फिर हमको टेक्निक्स पे जाना पड़ता है। आप लोग कहते हैं ना कि ये सब समझ में आ गया, अब हम करेंगे। तो ये एक्शन ओरिएंटेड वाली बातें हैं, वो आ जाएंगी। अब इसमें जब हम योग की बात करते हैं तो पिछले सेशन में आपको याद होगा हमने बहुत सारी टेक्निक्स की बात की थी कि लिख लिया जाए, योग कर लिया जाए, किसी से बातें शेयर कर ली जाए, देखिए कितनी बहुत सारी चीजें। उसमें से एक योग था। अब हम योग की बात क्यों कर रहे हैं और चीजों की तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो चीजें एक वन टाइम सोल्यूशन है। जो बाकी बातें थी वो एक बार के लिए, उनको कर लिया, हो गया। योग में क्या है, आप जिस तरीके से भी इसको करते हैं, तो जिस तरीके से लिमिटेड वे में या ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, आपको इसको, इस बेनिफिट को आप आगे तक ले जा सकते हैं, रेगुलरली कर सकते हैं, इसको लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। और ये प्रिवेंटिव है, सबसे मेन बात। बाकी चीजों में क्या है कि कुछ हो गया तो हमने रिएक्शन पे कुछ किया। अभी क्या है, हमारी लाइफ का पार्ट। जब ये लाइफ का पार्ट बन जाता है तो एक ढाल की तरह काम करता है। जो सिचुएशंस हैं या कुछ इवेंट है, उनके बाद जब कुछ होता है तो हमको दुख देता है, वो तो आ ही सकता है। लेकिन हमारे पास जब कोई ढाल होती है तो हम उससे बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं डील करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। अब योग बियॉन्ड आसन क्यों? उसके लिए पहले को ये देखना पड़ेगा कि योग क्यों। इस पे हम लोग आएंगे, लेकिन इसको आगे के पार्ट में देखेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे उससे हमें अपने एक दिन का एक शेड्यूल बना देंगे कि सुबह हमको 10 मिनट 5 मिनट क्या करना है, ये वो चीज़ है। इसलिए इसे शुरुआत ही करते हैं, इसे एंड करेंगे। भाई जो बातें हमने करी कि हम लोग को लाइफ में और क्लैरिटी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो, मूड अच्छा हो, स्ट्रेस हो तो कैसे उसको दूर करें, इस तरीके की बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम योग की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? क्योंकि अब तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, सारी चीजें सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कुछ है। अब ऐसा नहीं है कि कोई छुपी हुई बात है। पहले योग की टेक्निक्स, ध्यान की टेक्निक्स ट्रेडिशन से पास ऑन की जा रही है। उन्होंने नहीं सीखा, उनको नहीं मिल रही, लेकिन अब तो ये वर्ड का पार्ट बन गया है हर जगह। तो आपको जैसे बताया, किसी को एक योगी की फोटो देखी बैठे हुए ध्यान करते हुए, या कुछ आसन मन में आए, कुछ करते हुए, एक एक्टिविटी। लेकिन योग का असली अर्थ क्या है, कोई बताना चाहे तो फिर हम इस पे चलते हैं।
योग वही पतंजलि ने उन्होंने बताया है चित्त वृत्ति निरोधक, आपने शायद किसी क्लास में बताया भी था कि जो हमारे चित्त की वृत्तियां हैं उनको रोकना ही योग है। गीता में कर्मयोग कहा गया है, योग कर्म से कौशलम, कि कर्म की कुशलता योग है। इस तरह से योग की मतलब मोटे मोटे तौर पे दो परिभाषाएं आ जाती हैं कि एक तो अपने चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, उनको एक तो रोक देना, और दूसरा ये कि हम कर्मयोग में कुशल हो जाए, मतलब जो हम कर्म करना है उसमें हम उत्कृष्टता प्राप्त करें। दो तरह का ठीक है, और कोई डेफिनेशन? तो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। जब क्या होता है ना, हम डेफिनेशंस में जाते हैं तो हमको लगता है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कोई नया टर्म आ गया, लेकिन हमको अपना ऑब्जेक्टिव नहीं भूलना, फिर से सुख की तरफ जाना है, शांति की तरफ जाना है, तो उसी का एक जरिया है योग, उसी का माध्यम है। तो योग में जैसे हमने कहा यूनियन है, किस चीज़ से यूनियन है, अभी उसमें आगे जाएंगे, लेकिन यूनियन है, इस यूनियन से हमको शांति मिली। तो अलग अलग ट्रेडिशंस में अलग अलग समय पे, चाहे जैसे हम योग सूत्र की बात भी करते हैं, उसमें कंपाइलेशन अलग अलग बातों का, ऐसा नहीं है कि महर्षि पतंजलि ने उसी दिन योग बनाया, जो चीज़ें उस समय पे एग्जिस्ट करती थी उनका एक कंपाइलेशन। इसीलिए कई बार अगर कोई इस पर ध्यान से पढ़ेगा तो उसको लगेगा सडनली ये सूत्र कहाँ से आ गया, एकदम से ये बात कहाँ से आ गई, इसमें इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें क्यों नहीं, इसमें इतनी फिलॉसफी क्यों, क्योंकि उस समय जो जो भी चल रहा था वो वहाँ पे आ गया। और सूत्र में क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी सी इनडायरेक्ट फॉर्म में होती है, चित्त वृत्ति निरोध, तो उसके लिए चित्त को समझना पड़ेगा, वृत्ति को समझना पड़ेगा, निरोध को समझना पड़ेगा, वो किसी ने नहीं समझेगा। फिर आगे कमेंट्रीज आई उसमें आई, तो हमको कैसे समझना है, कोई भी ट्रेडिशन हम कहते हैं कि ये आया ही क्यों आया, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव भी वही था जो हमारा है, शांति पाना, सुख पाना। तो उनको क्या लगा, भगवत गीता की बात तो करेंगे ही, और ट्रेडिशन की बात करते हैं, हम बुद्धिज्म की बात करें, जैनिज्म की बात करें, और जो बीच बीच में पंथ आए जिन्होंने हठ योग दिया, नाथ पंथ, सब सारी भक्ति की बात कर लें, सबका उद्देश्य यही था कि जो हमारी नॉर्मल लाइफ है उसमें इतना कुछ है कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है जो हमको एक परमानेंट शांति दे सकता है। तो इसीलिए योग की इतनी सारी डेफिनेशंस हैं कि फाइनली ये पहुंच वहीं पर है। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि जैसे आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, फिर कोई भी नहीं योग तो ये वाला होता है तो ये करते हैं। अगर आपको लगे कि मेरे प्रैक्टिस से या मेरी जो लाइफस्टाइल है उससे वो शांति आ रही है, जो रिलेटिवली एंड्योरिंग हो, परमानेंट हो, जो चलती हो, जो आपको सपोर्ट देती हो मुश्किलों में, तो आपका जो भी योग का माध्यम है वो सही है। बाकी इसके अलावा कुछ भी हो रहा है वो दवाई की तरह काम करेगा। 2 दिन आपने कर लिया, फिर आपको लगेगा कुछ फायदा नहीं हुआ, जैसे होता है कि लोग दिन जाते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई घटना होती है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका मतलब वो चीज़ बहुत भारी रूप से, तो बस यही है। तो अब देख लेते हैं कि योग क्या नहीं है। हम लोग देख रहे थे ना क्या क्या हो सकता है इसमें। तो क्योंकि योग योगा बन गया है इसीलिए कंफ्यूजन हुआ है। योगा बनने की वजह से अलग अलग टाइप के योग आ गए। देखा होगा वेस्ट में बहुत ज्यादा हुआ है कि बस अलग अलग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस, उसको हम बोल देते हैं योग। तो उससे जो उसकी गहराई है वो कम हो गई है। थेरेपी तो ठीक है, थेरेपी उसका साइड इफेक्ट है। हमने जो टेक्निक्स को अपनाया उससे हमको बेनिफिट हुआ, तो एक थेरेपी की तरह काम करता है। एक्सरसाइज तो इसका एक कह सकते हैं कि प्रिपरेटरी स्टेप है, जो आसन वो तो है ही है। वेलनेस मोड भी इसका साइड इफेक्ट है। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे योग सूत्र में भी एक चैप्टर है विभूतियों पे, कि जब आप बहुत गहरे जाएंगे योग में तो आपको ये एक्सपीरियंस होंगे किसी तरीके के, लेकिन वो भी उसका ऑब्जेक्टिव नहीं। वो खाली जैसे लोग रास्ते में जाते हैं ना, कहीं घूमते हैं, पहाड़ दिखते हैं, फिर पहुंचना कहीं और होता है, तो उस तरीके के पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, देख के आप खुश हो गए, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसीलिए अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंस भी योग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। और जीवन से भागना तो नहीं है। कुछ लोगों को लगता है बस एकदम भाग आएंगे, फिर तो आना पड़ेगा ना दुनिया में। इसीलिए यहाँ पे गीता वाली डेफिनेशन है वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। तो हम लोगों ने ये बात कर ली, हम इसको और शॉर्ट में ले जाते हैं। तो ज्वाइन या स्टेट ऑफ समाधि, टू कंट्रोल, रिस्ट्रेन, या फिर चित्त वृत्ति निरोध वाली बात। लेकिन डेफिनेशंस में हमको नहीं फंसना है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो भगवत गीता की यहाँ क्यों बात की जा रही है, जो हमने पिछले लेक्चर में भी करी थी, कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस कब होता है किसी को, जब उसको कोई काम नहीं करना और उसको कहने को बोला जाए।
अभी करके दिखाओ, और उसके लिए बहुत रेजिस्टेंस होगा, स्ट्रेस होगा, जैसे अर्जुन का हो रहा था कि हाथ पैर कांप रहे हैं, धनुष हाथ से हिल रहा है। वहां पे जो डेफिनेशन योग की दी गई या जो बताया गया, उसके बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी जो कर्म कर पाया, तो वो एक योगी का कर्म था। इसीलिए यहाँ पे योग की बात हुई, और इसीलिए गीता की जो बात है वो हम सबके लिए रेलेवेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ योग के बारे में आएगा, सबका नाम ही योग करके है गीता में। लेकिन हमने खाली यहाँ पे दो बातों को उठाया है जो सिंपल है, इजी है। योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कर्म से कहा जा रहा है सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो हमको क्या क्या याद रखना है, समत्वम योग उच्यते, जो समता की स्थिति है, इक्वालिटी, जिसमें हम बैलेंस होते हैं कि सुख हो रहा हो, दुख हो रहा हो, पेन, प्लेजर, अच्छा बुरा, अच्छा होता है हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, साइन वेव की तरह चलता है ना, फिर कुछ खराब हुआ फिर एकदम डाउन। ये नहीं होना चाहिए। सुख में भी स्टेट, दुख में भी स्टेट, इस स्टेट में रहना, इस अवस्था में रहना योग है। अगर हम इसको पतंजलि के डेफिनेशन से लिंक करें, चित्त वृत्ति निरोध, वो भी तो सिमिलर हुई ना कि हम अप डाउन नहीं हो रहे। तो जितना ज्यादा हम डेप्थ में जाएंगे, हम ये देखेंगे कि किसी की कोई भी डेफिनेशन, फाइनली हमको इसी शांति की तरफ पहुंचना है, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे। दूसरी बात क्या कि ठीक है, अंदर से हम शांत हुए, कुछ हमको काम दिया गया या लाइफ ने हमको कुछ काम दिया, हमने उसको नहीं छोड़ा, हो सकता है हम आगे अपना काम चेंज करें, लेकिन प्रेजेंटली जो हमको करना है वो तो करना ही होगा, उससे तो भाग नहीं सकते। उसके लिए कि जो भी हम करें, स्किलफुल होना और जॉयफुल होना एक ही बात है। क्योंकि अगर हम जॉयफुली कोई काम करते हैं तो वो अच्छा ही होता है, उसको बोझा समझ के करते हैं तो योग के बाद क्या काम भी खराब हो जाएगा। इसलिए इसकी दूसरी सिंपल डेफिनेशन है कि हम इन सब बातों से बहुत ज़्यादा ना हटाएं कि उसका रिजल्ट क्या होगा, खाली अपने काम पे ध्यान दें। और जो पिछली बार भी हमने बात की, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव तो होते ही है, लेकिन उससे अटैच नहीं होना। जैसे खेल रहे हैं, अच्छे से अच्छा खेलें, रिजल्ट पे ध्यान दें, काम कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छा आउटपुट आए, इस पे ध्यान ना दें कि क्रेडिट मिलेगा कि नहीं, एप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं, और हम लोग इन्हीं बातों में फंसते हैं। तो हम लोग खाली काम पे ध्यान दें। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी का काम नहीं पसंद है, अगला पसंद आएगा, लेकिन वो भी तभी पॉसिबल है जब आज का काम अच्छा करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में बस इतना ही है, इतना ही स्पेस है। कहते हैं ना कि अभी जितना हम जिस स्पेस में बैठे हैं वही इटर्निटी है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि पास्ट और फ्यूचर तो दिख ही रहा है हमको, जो भी हो रहा है यहाँ पे हो रहा है हमारे सामने। तो अगर हमको कुछ अच्छा भी चाहिए लाइफ में तो अभी मिल सकता है, ये वही वाली बात। इन बातों में हम ना होते हैं। तो इसलिए दूसरी बात क्या हो गई, योगा कर्म से कौशल, कर्म में अच्छा होना, स्किलफुल होना, क्रिएटिव होना। क्रिएटिविटी कैसे आती है, जब हम शांत होते हैं। बोझों में तो कभी कुछ नया आज तक हुआ नहीं, फिर वही बात। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। जो ये वाली बात है कि जीवात्मा परमात्मा वाली, कि हमको लगता है कभी कभी कि बड़ा एक्सपेंसिव फील होता है, कभी कभी अपने आप को बड़ा लिमिटेड फील करते हैं, फिर कभी कभी कुछ लगता है कि कोई भी घटना हो जाए। सबने ये बात कभी ना कभी फील की होगी। ये तब होता है जब हमारे मन में कुछ और नहीं चल रहा होता है, तो बड़ा पीस फील करते हैं। तो वो चीज़ क्या है, या मेडिटेशन में भी आती है फीलिंग, तब पता चलता है कि बियॉन्ड द बॉडी भी, ये जो माइंड बॉडी सिस्टम है, इसके अलावा भी हम बहुत सारी शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये उसी कनेक्शन की बात होती है, शिव शक्ति का या जीवात्मा का परमात्मा से। शिव शक्ति का मतलब इसको ऐसे समझते हैं, कॉन्शियसनेस हो गई और प्रकृति हो गई। पुरुष प्रकृति कहते हैं, चेतना हो गई, चेतना हो गई, चेतना के थ्रू हम सब देख पा रहे हैं, इसको ऐसे समझते हैं। और जो भी सब कुछ ग्रॉस है, स्थूल है, मटीरियल फॉर्म में है, ये दो चीजें हैं ना दिख रही हैं आपको। एक अंदर से हमारे कुछ है जो हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, वो हो गई चेतना। और जो भी ग्रॉस फॉर्म है, ग्रॉस में हमारी बॉडी भी आती है। तो जब भी हम लोग ग्रॉस की बात करते हैं, हमको लगता है कुछ बाहरी बात है, हम ये भूल जाते हैं हमारी बॉडी से। तो हमारी बॉडी भी प्रकृति का ही पार्ट है। और इसके बाद क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, कि जब हमारा मूड स्विंग होता है तो हम कहते हैं मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी के साथ हो रहा है, ये मेरे मन के साथ हो रहा है। तो जब ये बातें हम समझ जाते हैं, पिछली बार हमने बात की थी ना सत्व रजस तमस की, उस सत्व में आदमी शांत है, अपने ज्ञान में अपने सुख में बैठा हुआ है। रजस में रेस्टलेसनेस हो रही है, कोई इच्छा उठ रही है, कुछ करते हैं ठीक नहीं लग रहा। तमस में क्या होता है, एकदम डल है, फाइटिंग, इग्नोरेंस। तो ये तीन स्टेट होते हैं, सबके अंदर होते हैं। डोमिनेट करता है स्टेट कोई ना कोई, किसी न किसी समय पे। तो ये हमको देखना होगा
ये जो हमारे स्टेट्स हैं ये हमारे अंदर है, ये आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। तो जब हम दूसरों को समझते हैं, खुद को समझते हैं, तो हमें डिवीजन करना भूल जाते हैं। ये आदमी ऐसा है, इसने मेरे साथ गलत किया, हमको याद आता है कि हमने भी तो कई सारे गलत निर्णय लिए बीच में, हमारा भी मूड स्विंग हुआ था। तो सत रजस तमस ये सारी बातें, ये सब प्रकृति का पार्ट है। चेतन क्या है? बस वही चेतना जो हमने पुरुष की बात करी। तो इनके यूनियन का मतलब क्या होगा कि हम ऑब्जर्वर मोड में रहना सीख लें। ऑब्जर्वर मोड उसमें रहेंगे तो हमको असर नहीं पड़ेगा। क्या बात हुई? असर ना पड़ने वाली वही जो पीछे की साइड में बात की, इक्वालिटी वाली, बैलेंस हो। ठीक है, अब कैवल्य थ्रू समाधि, ये बहुत टेक्निकल वाली, इस पे नहीं जाते हैं। फ्लोइंग ऑफ एनर्जी थ्रू सुषुम्ना, ये भी वही है। इसको नीचे से लिंक करते हैं, जो हमने बात की ना कि लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर हमारा होता है। एक हो गया हमारा एनालिटिकल पार्ट, एक हो गया क्रिएटिव पार्ट। तो हमको उसको बैलेंस करना नहीं होता है, इसीलिए हमको नींद नहीं आती रात में। जब कोई चीज़ हुई तो हम एक्टिव रहे, रात तक वही चल रहा है। स्लो डाउन, रेस्ट करना नहीं आता। जब रेस्टफुल स्टेट होता है जिसमें हम रिलैक्स होते हैं, तभी कुछ नया कर सकते हैं। ये आप लोग भूल गए। तो हम लोग योग की बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेफिनेशंस में ना भी जाएं, तो बस इतना याद रखिए कि हमको अपनी बॉडी को बैलेंस करना है, अपने माइंड को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? ज़्यादा हो गया है, स्लो डाउन। बहुत ज़्यादा ही हो गया, लेथार्जी में, तमस में चला गया, तो थोड़ी एनर्जी दे दी, बीच में रखना। और जब हम इस स्टेट में रहते हैं तो हमने फील किया होगा कि हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा हो, खराब हो रहा हो, एक स्टिलनेस, एक फ्रीडम, कुछ लोगों को देखा होगा, उनका बैलेंस हमेशा मेंटेन रहता है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। तो ये एक सिम्टम है कि कुछ ना कुछ आप अपने साथ अच्छा कर रहे हैं या आपके साथ अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आज का दिन, जैसे लोग कहते हैं नहीं, आज का दिन खराब तो हम भी बहुत खराब हो गए, दिन अच्छा तो हम भी बहुत अच्छे हो गए। हमारा वो सेंटर है, वो हमेशा मेंटेन रहेगा, स्टिलनेस हमेशा मेंटेन रहेगी। ये एक योग का सिम्टम है कि आपने कुछ ना कुछ ठीक किया है अपने साथ। हेल्थ तो है ही साइड पे, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, वो तो आएगी। अब प्रैक्टिसेस पे चलने से पहले डायमेंशंस जो हम लोग कहते हैं ना, जब योग क्या, हम लोग उसके फॉर्म्स बताने लगते हैं, टाइप्स बताने लगते हैं, कर्म भक्ति ज्ञान, इसमें चले जाते हैं। तो हम लोग भी चले जाते हैं, लेकिन हम ये ना भूलें कि योग है किस लिए। ये तो उसके टाइप्स हैं। इसके टाइप्स आए क्यों? क्योंकि कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, उनको लगता है कि हम भाव से बेटर कनेक्ट कर पाते हैं, तो उनके लिए भक्ति योग है। वो डिवाइन के साथ, भाव के साथ कनेक्ट करते हैं। कुछ लोग बड़े रेशनल होते हैं कि भक्ति, डिवोशन, ये सब क्या है, हमको समझे की चीज़ें कैसे काम करती हैं। उनके लिए ये सब ठीक है, जो बात हमने अभी करी, पुरुष प्रकृति। लेकिन अद्वैतवाद उनका है, लेकिन उनकी अच्छी बात क्या है कि उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ दे दिया। उन्होंने ही जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्शिप है उन्होंने ही किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, डिवोशन में जाना है तो ये तरीका है, आना सबको अद्वैत की तरफ है, जाना सबको उधर ही है। लेकिन कोई सिंपल सीकर है, वो निर्गुण से शुरुआत नहीं कर सकता, इसके लिए एक थ्योरी बन के रह जाएगा। तो ज्ञान मार्ग उनके लिए है जो बड़ा एनालिटिकल और उसमें स्टार्ट करना चाहते हैं। भक्ति मार्ग ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग बातें, क्योंकि बिना डिवोशन के ज्ञान हो नहीं सकता, और बिना ज्ञान के डिवोशन का कोई मतलब नहीं। राजयोग पे आते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस होगी, ज्ञान हो गई, भक्ति, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं किसी भी डोमेन में, किसी भी डायमेंशन में, क्योंकि कर्म से ही हमारे अनुभव पैदा होते हैं। जो भी हमारे एक्सपीरियंस है आज तक के, वो कर्म की वजह से। इस वजह से नहीं कि हमको योगी बनना था कि नहीं बनना था, कर्म की वजह से हम जैसे भी हैं, कर्म की वजह से। तो कर्म एक बेसिक स्टेप है। गीता में भी हर चैप्टर में बीच बीच में कर्मयोग आता जा रहा है। चैप्टर 3 ये सब हटा के दें, आगे तक बात कर्मयोग की चल रही है। हर बात की डेफिनेशन हो गई, फिर से कर्मयोग आ गया, तो इसीलिए आ गया क्योंकि वो बेसिस है हर चीज़ का। कि आपने मेडिटेशन अच्छा कर लिया, बहुत एडवांस हो गए, कर्म तो ना भूल जाए। और कर्म भी कौन सा वाला? निष्काम वाला। कर्म तो कुछ भी हो सकता है, कर्म के तो बहुत सारे फॉर्म। कर्म तो कहते हैं ना कि निषिद्ध कर्म है, निषिद्ध जो आपको नहीं करना है, काम में कर्म है। और कर्म के आप इस तरीके के फॉर्म्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ काम हमको करने होते हैं, कुछ हमारी ड्यूटीज़ हैं, कुछ हमने अपनी पसंद से किया, कुछ हमारे ऊपर कहीं से आके लग गया, इससे बहुत सारे। कर्मयोग का क्या?
कर्मयोग का मतलब वही है। दो कीवर्ड से आप कर्मयोग को डिफाइन कर सकते हैं, ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि। प्रसाद का क्या मतलब है? जो हमको मिला, रिजल्ट आया, आ गया। अर्पण बुद्धि का क्या मतलब है? हमने अपना काम किया बिना ये सोचते हुए क्या इसका इम्पैक्ट होगा। तो बस ये दो चीज। कर्म योग एक अलग चीज है, कर्म अलग चीज है। जब हम कर्म योग के भाव से करते हैं तब हम कर्म योग, सारे ही कर्म उस कैटेगरी में नहीं फॉलो होते। कभी तो इश्यूज बनते हैं हमारे साथ, कर्म योग में ही हम रहेंगे तो इश्यूज ही क्यों आएंगे? और कर्म योग पूरे लाइफ भर चलेगा। हम कोई भी प्रैक्टिस कर लें, कितना भी योग कर लें, कर्म योग इंपॉर्टेंट है, वो बेसिस है हर चीज का। पीस का भी कर्म योग का ही पार्ट है ना, जो हमने पीछे डिस्कस किया। शांति बनाए रखना, बैलेंस, कुछ भी हो जाए सुख दुख में, तो वही सब कर्म योग है। कर्म तो किसी भी टाइप का हो सकता है जिससे पाप और पुण्य पैदा होते हैं, लेकिन कर्म योग पाप और पुण्य की कैटेगरी से ऊपर की बात है। नॉर्मल कर्म से ये सब चीजें पैदा होती हैं। राजयोग है हमारी प्रैक्टिसेस। जैसे हमने समझ लिया कि ठीक है कर्म सबको करना है, कोई डिवोशनल है उसने भक्ति चुना, किसी ने कहा कि नहीं बुक्स पढ़ के टीचर से अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, तो ज्ञान में चला गया। फिर किसी ने कहा ये सब तो ठीक है लेकिन डेली क्या किया जाए, तो उसके लिए राजयोग, जो हमारे अष्टांग अंजलि के जो 8 लिम्स हैं उसकी बात करने जा रहे हैं। हठ योग और राजयोग सिमिलर है, उसमें यम नियम नहीं आएंगे, बाकी स्टेप सिमिलर ही है, थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ। हठ योग का क्या ऑब्जेक्टिव है? प्योरिफिकेशन, बॉडी का, माइंड का। जो राजयोग का भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो स्टेट होता है, जैसे भक्ति में बड़े डिवोशनल हो गए या कोई बात बहुत गहराई से समझ में आ गई, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया, बदलाव नहीं आ पाया। कहीं गए सत्संग में या कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हमको हुआ, हमको लगा कि हम बियॉन्ड है हर चीज की, बड़ी शांति को अनुभव किया, फिर वापस आए फिर उसी में उसको मेंटेन करनी। उसके लिए राजयोग का पाठ दिया गया, एक सिंपल गृहस्थ, सिंपल जो दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए राजयोग का पाठ दिया गया, जिसको कोई भी अपना सकता है। सर ये तीसरा योग कौन सा है? ज्ञान योग। वो ज्ञान योग है, वो संस्कृत के रूट की जो आता है, इसलिए उसको लिखा गया है। उसको संस्कृत में लिख देते तो और इजी रहता है। वो ज्ञान योग, उसकी स्पेलिंग ठीक है, गलत नहीं है। जी। अगर उसमें चेक करेंगे इसके ऊपर, अगर क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलिटरेशन वाले में जो आता है रामदेव जी को तो ज्ञान बोलते हैं। हाँ, वही चीज। अच्छा, और तंत्र और कुंडलिनी, ये इसकी एक ऑफशूट है, तो बातें हम कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स हैं, एनर्जी सेंटर्स जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। चक्रों के बारे में आपने सुना होगा, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और ये सब। तो इसमें हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब खाली है कि कुछ लोगों को ये लगा कि हम बस मेडिटेशन के थ्रू, यंत्र, मंत्र, तंत्र, इनके थ्रू ही हम उस जो यूनियन की बात हम कर रहे हैं उसको फील करेंगे। तो इसकी ये भी एक बहुत ही अलग तरीका है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें रिचुअल्स बहुत हैं, इसमें टेक्निक्स बहुत सारी हैं, तो ये सबके लिए नहीं, पर इसके लिए टाइम भी बहुत चाहिए। एक चक्र की साधना मिनिमम 1 साल की है, कि अगर हम मूलाधार चक्र पे फोकस कर रहे हैं तो 1 साल चल रही है। कुछ लोग आपको आजकल कहीं आप जाएंगे घूमते हुए पहाड़ों पे, तो लिखा होगा कि 1 वीक में आप कुंडलिनी अवेकन हो जाएंगे, 10 दिन में आपका सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, खाली बेवकूफ बना रहे हैं और उनका बस मार्केटिंग है। जबकि ये सब चीजें इतनी सटल हैं कि आपको टाइम लगेगा। टेक्निक सीख सकते हैं, इन पे काम करने में सालों लग जाते हैं। इसीलिए आम आदमी के लिए क्या इजी है, वही जो हमने ऊपर वाली बात की। और ऐसा नहीं है कि अगर आप तंत्र या कुंडलिनी की टेक्निक्स को नहीं अपनाएंगे तो आपके चक्र पे काम नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे विशुद्धि चक्र की एक चक्र लेते हैं, जैसे विशुद्धि चक्र की बात करेंगे, किसी की स्पीच, एक्सप्रेशन, जिससे वाक सिद्धि होती है ना, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बातें सच हो जाएं उस तरीके की, या कुछ लोग कहते हैं कि इसकी बोलने में बहुत पावर है, मन करता है बात सुनने का। तो ये सब चीजें विशुद्धि चक्र की बात हुई यहाँ इस केस की। तो किसी का ऑब्जेक्टिव हो गया कि उसको स्पीकर बनना है, किसी का हो गया कि उसको बस यही एरिया स्टिमुलेट करते हुए बात सिद्धि पानी है, तो वहीं पे ध्यान देगा। उसके लिए वो चक्र की साधना नहीं करेगा, वो प्रैक्टिस करेगा। जैसे कहते हैं ना, किसी को पेंटर बनना है तो उसको वो पेंटिंग करेगा तो वो पेंटर बन जाएगा, वो वाली चीज। उस साधना की जगह वो खाली अपनी स्पीच पे, अपने शब्दों पे, अपने ज्ञान पे काम करेगा तो वो चक्र तो वैसे ही एक्टिवेट होगा। तो अगर हमने खाली इतना समझ लिया कि हर चक्र की क्या प्रॉपर्टी है, किस चीज को वो एक्टिवेट करता है, जैसे अनाहत चक्र हो गया इमोशंस के लिए, तो हमने ध्यान दिया कि अच्छा इमोशनली वीक है,
या हेट्रेड बहुत ज़्यादा है, या बहुत सारी चीज़ें हार्ट में हैं जिनकी ज़रूरत है नहीं करने की, तो हमने उन पर ध्यान दिया, तो हमने हार्ट चक्र पे काम किया, या कंपैशन को बढ़ा दिया तो हार्ट चक्र पे काम किया। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो किसी उसमें इसको खाली इसलिए इंक्लूड किया, तो हम आजकल इधर उधर जाते हैं देखते हैं कि लिखा रहता है कि 2 हफ्ते में आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी इस टेक्निक से और आइए ज्वाइन कर लीजिए। इससे हम लोग को बचना। अगर कोई कहता है कि हाँ 2 साल में कुछ हो सकता है, शुरुआत हो सकती है, तो बस वही रहेगी। इतनी जल्दी तभी हो सकता है अगर किसी का पहले से उसकी यात्रा हो चुकी हो, जो आगे बढ़ चुका उसका हो जाएगा, इनिशियल फेज में पॉसिबल नहीं। अब हम आ जाते हैं जो हमको करना है। ये हमारे पास है, ये उल्टा लिखा है, चलना हमको यम नियम से। ये किसके लिए? हम लोगों के लिए। और इसका मतलब ये नहीं कि जब हम ये कर रहे हैं तो भक्ति ज्ञान और ये सब नहीं चल रहा है, वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही, क्योंकि वो तो हमारे टेंडेंसी के हिसाब से, हमारी बॉडी के हिसाब से कुछ ना कुछ तो करना ही है। लेकिन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये एक स्टेप है। इसका जितना संभव हो सके दिन भर में 10-15 मिनट निकाल के कुछ ना कुछ हमको इसको इम्प्लीमेंट करना, फिर हम अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे। 2 दिन में कुछ नहीं होगा, मिनिमम 6 महीने अगर आपने कोई टेक्निक इसके हिसाब से प्रैक्टिस करी फिर आपको चेंज दिखेगा। यम नियम से शुरुआत करते हैं। अच्छा, यम नियम है ही क्यों? कुछ लोग कहें सीधे आसन से शुरुआत करें। यम नियम इसीलिए है कि अगर हम क्या है, मतलब तो रह नहीं रहे, सोशल जीव है। यम नियम से क्या होता है, हमारी लाइफ इजी हो जाती है और हमारी भी। तो हमने कुछ चीज़ों को लाइफ का पार्ट बना लिया। जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। तो ये नेचुरली आपकी स्टिलनेस को, आपकी फ्रीडम को, आपकी शांति को बढ़ाएंगे। तो यम नियम बेस बना रहा है हर चीज़ का। तो जब यम की बात करते हैं तो मॉरल प्रिंसिपल्स है, ये होने चाहिए। ऐसा नहीं है इसके बिना आप योग नहीं कर सकते, लेकिन ये करते हैं तो बहुत स्ट्रेंथ रहती है प्रैक्टिस में। सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। सत्य के बारे में बहुत कुछ कहने की बात नहीं है, लेकिन यह है कि सत्य के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो भी हमको देखना है। इनडायरेक्ट वाला झूठ भी हम ना बोले, वो भी। अहिंसा, नॉन वायलेंस तो ठीक है, अहिंसा हमको होना है, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि कभी कभी अहिंसा को पाने के लिए हिंसा करनी पड़ेगी, जैसे गीता में हुई। फाइनली धर्म को रिस्टोर करने के लिए स्टेप लेना पड़ेगा, वो हिंसा में नहीं आती है। वो बात में को समझना होगा। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है ना हो जाए, इसलिए ये क्लियर करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अस्तेय नॉन स्टीलिंग तो ठीक है, ये खाली एक्शन ओरिएंटेड बात नहीं है कि हमको किसी का कुछ नहीं चुराना है, कोई नहीं चुराता है, लेकिन मन में भी हमको ये बात नहीं रखनी कि किसी का कुछ हमको मिल जाए। और ये चीज़ बड़ी साइकोलॉजिकल है कि हमको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए और मन हमारा कहीं और भागता रहेगा। तो मन तो डाइवर्टेड रहा, हमारी एनर्जी कहीं और चली गई, किसी का कुछ हमको मिल जाए। तो एक तरीके से हिंड्रेंस का हमारी प्रैक्टिस में, हमारी डेली लाइफ में, इसलिए इसको मना किया गया। ब्रह्मचर्य होता है प्रिजर्वेशन ऑफ एनर्जीज, कि हमारे लाइफ के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ लाइफ, वानप्रस्थ, संन्यास जो बांटा गया जिसमें, तो हर समय कुछ ना कुछ ऐसा टास्क होता है जो हमको ऊपर ले जा सकता है और कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो नीचे गिरा सकता है। एनर्जी उतनी ही है। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में चर्या करना। ब्रह्म में चर्या करने का मतलब क्या, जो हमने बात करी, हमको जाना ही क्यों है ब्रह्म की तरफ, क्योंकि वहां हमको शांति मिलेगी, वही हमारा ऑब्जेक्टिव, हैप्पीनेस वाला। और हैप्पीनेस का मतलब टेम्पररी वाला जॉय नहीं होता है, हैप्पीनेस का मतलब होता है स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी तब हमको नहीं मिल सकती अगर हमारी एनर्जी वेस्ट हो। तो हमको हमेशा ये देखना है कि इस समय लाइफ में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। स्टूडेंट के लिए हो गया स्टडीज, हमारे लिए हो गया काम में एफिशिएंट होना, या कोई और कोई उस तरीके से सारा फोकस उधर रखना है और चीज़ों की तरफ एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का इतना ही अर्थ। अपरिग्रह नॉन पोजेशन, या देख ही रहे होंगे आप लोग कि जितना ज़्यादा हम लोग सामान इकट्ठा करते हैं लाइफ में, उस समय तो लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट है, कुछ समय के बाद लगता है कि क्यों किया, तो उसी की हम लोग पहरेदारी करते हैं, उसी को संभालते रहते हैं। तो अपरिग्रह से क्या होता है कि खाली खाली घर जितना होता है उतना ही हमारा माइंड भी खाली होता है। इजी लाइट ट्रैवल करते हैं, सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, घर में इतना कुछ नहीं रखा है, घूम सकते हैं आराम से। मन भी हमारा हल्का रहता है। जितना ज्यादा हमारा मन हल्का होगा, डेली हमारा दिन उतना अच्छा जाएगा। मन में जितनी चीजें होंगी, तो ये बैगेज खाली घर के बैगेज की बात नहीं होती है, मन के बैगेज की बात। पोजेस ना करना,
तो ये 5 यम हो गए। अब नियम पे चलते हैं। नियम शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी प्योरिटी, वो तो हमको पता ही है, मन की, बॉडी की। संतोष, संतोष की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी। संतोष का मतलब ये नहीं है कि हर चीज जो हमको मिले उसके साथ ऐसे बैठ जाए कि हमको लाइफ में कुछ नहीं करना है। संतोष का मतलब ये है कि एक ग्रेटिट्यूड के साथ कि हमको जो अभी तक मिला है वो अच्छा मिला है, और जो हमको चाहिए उसके लिए हम एफर्ट करेंगे, लेकिन रोएंगे नहीं, क्योंकि जो हमको मिला है वो कईयों से बहुत ज्यादा मिला है। ये बात समझते हुए आगे बढ़ना। तपस, कुछ भी पाना है, चाहे योग में या लाइफ में, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। तो तपस ये चीज है। तपस हीट का एक फॉर्म होता है ना, कुछ हीट क्रिएट होती है फिजिक्स के हिसाब से भी देखें, जब कोई एक्टिविटी होती है, वो वाली बात। तो स्वयं को बर्न करना, स्वयं को जलाने का मतलब है अपने ऊपर काम करना, वो है तपस। स्वाध्याय, स्वाध्याय जो हम करते हैं, अपने आप को समझना या शास्त्रों को पढ़ना या किसी से कुछ भी सीखना, बड़ों से सीखना, ये सब कुछ उसी का पार्ट है। तो ये हम देख रहे हैं, ये अगर भटके ना हम लोग इसको रिमाइंड कर लेते हैं। इन चीजों के साथ में जब हम अपनी प्रैक्टिसेस करेंगे तो हमको ज्यादा फायदा होगा। इनको इग्नोर करेंगे तो कम फायदा होगा, क्योंकि हमने प्रिंसिपल्स तो सीखे ही नहीं। हमारा बेस बड़ा ढीला सा रहेगा। सरेंडर, ईश्वर प्रणिधान, इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि पतंजलि ने भी कहीं ना कहीं डिवोशन वाला एलिमेंट अपने उसमें लाया। भले ही वो एक फिलॉसफी है, बड़ी एकदम साइंटिफिक बताया है उन्होंने, ये वृत्ति होती है, इनका इस तरीके से निरोध होता है, फिर भी उन्होंने सरेंडर वाले पॉइंट को इग्नोर नहीं किया। अब आते हैं आसन। तो आसन का एक पहला क्या है कि हमको अभी तक हमने बहुत सारे आसन देखे होंगे लाइफ में, कोई उल्टा लट्टा है, कोई सीधा है, कोई किसी कुछ किया, कुछ नहीं। लेकिन आसन हम कर क्यों रहे हैं, सबसे पहले हमको ये देखना है। और उसका बेसिक जो डेफिनेशन क्या होती है कि जिस पोज में भी हम स्टडी है और कंफर्टेबल है वो आसन, स्थिर सुखम आसन। ऐसा नहीं है कि उल्टा ही लटकना आसन। अगर हम हठ योग प्रकृतिका और पुरानी टेक्स्ट की बात करें तो उसमें जो बेसिक आसन होते हैं, जैसे हम लोटस पोज में बैठ गए, पद्मासन में बैठ गए, स्वास्तिक आसन हो गया, सिद्धासन, अर्ध सिद्धासन, ये सब जो स्टैंडर्ड सिटिंग पोस्चर्स हैं उनको ही आसन के उसमें बोला गया। ये जो बाकी आसन आए हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे जैसे हठ योग डेवलप हुआ है ये तब आए। तो हम लोग कभी भी ये ना समझें कि अगर हमको सारे आसन नहीं पता है तो हम कैसे योग करेंगे। हम कुछ 5-6 आसन, जैसे आप ये स्क्रीन पे आ रहे हैं, बहुत इजी वाले हैं, इनमें से भी कुछ ना कुछ चुनिए, और इसमें से बस 2 किए, 3 किए, अभी उसमें आते हैं क्या क्या करते हैं। तो उतना भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि हमको सारे कठिन आसन करते हैं, क्योंकि एज पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे, हेल्थ पे, स्ट्रेंथ पे, हर चीज पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि आज ही स्टार्ट करो आज ही हो जाएगा, वो नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है एफर्ट हमको उतना ही देना है जितना हम कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर रखना है। जितनी हम प्रैक्टिस को रेगुलर रखेंगे धीरे धीरे उसमें सेट होती जाएगी। बॉडी कहते हैं ना मसल मेमोरी, वो तो एक्सरसाइज में भी होती है, वो आसन में भी वही सेम प्रिंसिपल है, धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगी। और एक चीज है कि आसन में कुछ बेसिक्स हैं कि जब हम करते हैं तो सिटिंग आसन है चाहे स्टैंडिंग आसन, ये हर फॉर्म में बॉडीली पोस्चर में हर चीज में अप्लाई करते हैं। कि हमारे जो पैर होंगे, जैसे मैट पे अगर खड़े हुए तो ग्रिप अच्छी होनी चाहिए फ्लोर पे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ढीले खड़े और उन्होंने आसन स्टार्ट किया, इसकी इंजरी होती है। उसी तरीके से जो फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है, या जैसे हम अधोमुख श्वानासन में जाते हैं ना, इस अधोमुख श्वानासन इसमें होगा, या इसको देखिए डॉल्फिन पोज 7 नंबर पे जो है, कोई भी आसन जिसमें हमारे पैर टच कर रहे हैं और हमारे हाथ टच, हम हमेशा ये देखना है ग्रिप हमारी अच्छी हो। ठीक है। दूसरी बात क्या, ग्रिप स्ट्रॉन्ग रहेगा। दूसरी बात क्या कि हमारी जो ये चीज हमको देखना है कि अलाइनमेंट हमारा ठीक हो, हमारी नी और हमारा जो है टो है, जो मेन टो है, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। कि मान लिया कि हम त्रिकोण आसन ही कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टोज हमारे उधर जा रहे हैं, घुटना हमारे इधर जा रहा है, घुटने का रोटेशन इधर हो गया, टो हमारा इधर है, तो इसमें इंजरी की चांस है। ये अलाइनमेंट क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा घुटना और हमारा टो एक लाइन में रहेगा, उससे कभी इंजरी नहीं होगी। अलाइनमेंट का मतलब यही है कि उल्टा सीधा हम खड़े हो गए तो चोट लग जाएगी,
ये कुछ लोग कहते हैं आसन से ही इंजरी होगी, वो इसीलिए होती है। तो हमने ग्रिप की बात कर ली, अलाइनमेंट की बात कर ली। अब हमारी प्रकृति होती है अलग अलग टाइप, जैसे हमने देखा होगा कि वात, पित्त, कफ। इसको अगर हम शॉर्ट में लें, वात प्रकृति का मतलब क्या है? कुछ लोगों को लगता होगा कि बड़ा रेस्टलेस फील होता होगा, टहलने का मन करता है, थिन होते हैं शरीर से, मन एक जगह नहीं लगता है। तो उनसे अगर कहा जाए कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो, उनको लगेगा कि बड़ी बहुत गलत चीज किसी ने बता दी। कोई भागने को कह देता भाग लेते हैं। पित्त वाले लोग हो गए, ये बैलेंस्ड होते हैं और इनको एक्सरसाइज से विशेष प्रेम होता है। कफ वाले लोग हुए, कफ में क्या है? एलिमेंट्स के रूप में, जैसे पित्त हो गया, मेनली क्या प्रेडोमिनेंट है इसमें? हीट, अग्नि इसमें प्रेडोमिनेंट है। वात की बात करी तो वायु, वायु, आकाश, दो से मिलके उस तरीके से। और कफ की बात करें तो लोग थोड़े से आलसी होते हैं, लेजी होते हैं। तो कफ वाले लोगों को उठाना पड़ेगा कि जाओ एक्सरसाइज करो, आसन ही कर लो, अच्छा और कुछ नहीं करना है, योग आसन ही है वही कर लो, वो भी वो नहीं समझेंगे। तो उस हिसाब से कुछ कुछ आसन होते हैं कि किसके लिए क्या सुटेबल है, बॉडी टाइप के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से। तो ये थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा इंटरनेट पे था, ये वहां से किया। इसमें क्या है कि अगर हम ये ना भी देखें तो हम सबको अपनी प्रकृति पता है, उसके हिसाब से भी हम अपना प्लान बना सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल खाली ले लेते हैं। अगर हम वात की बात करें, वात के लिए कौन से आसन दिए गए हैं? कि वात की प्रकृति है वो आदमी पहले से ही बहुत एक्टिव है, तो ये जो आसन है ये मीडियम लेवल ऑफ इंटेंसिटी वाले। मार्जरी आसन स्पाइन के लिए हो गया, चंद्रभेदी क्योंकि कूलिंग डाउन आसन, ये बॉडी की हीट को कम करेगा। वीरभद्रासन, वृक्षासन बैलेंसिंग पोस्चर है, जो आदमी हिलता हो उसको वृक्ष बना दो। सूर्य नमस्कार, लेकिन ये भी बहुत इंटेंसिटी से नहीं करना है। ताड़ासन कोई भी कर सकता है क्योंकि बॉडी पोस्चर के लिए और बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से कफ दोष में भी, कफ दोष वाला आदमी क्या हो गया? आलसी हो गया, बहुत उसको मूव नहीं करना है, तो उसको मूव कराना है। तो उसके लिए चाहे आसन हो या रेगुलर जिम हो, एक्सरसाइज हो, उसको प्रमोट करना है। कफ वाले को कफ वाला मेडिटेशन कर देगा क्योंकि उसकी आदत ही है बैठने की, वो कहेगा बैठ सकते हैं बहुत देर। वात वाला मेडिटेशन नहीं करेगा, उसको दूसरा टाइप का मेडिटेशन देना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं बहुत आसानी से एकदम शून्य में चले गए, वात वाला कहेगा मेरा मन चल रहा है बैठने का क्या फायदा, तो उसको टेक्निक देनी पड़ेगी। टेक्निक क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल जप दे दिया, तुमने कहा माला जप लो, हमारा माइंड एक्टिव हो गया, तुमको कुछ काम मिल गया। ऐसे ही पर्सन टू पर्सन, कभी भी ये नहीं कहना चाहिए आपको जनरल। इसीलिए स्लाइड में जनरल नहीं बनाया है कि सबको यही करना है, एक टाइप बताइए सबके लिए क्या सुटेबल है। कंबाइंड क्लास में कभी भी हमको ऐसे आसन नहीं बताने चाहिए जो बहुत डिफिकल्ट हो या अलग टाइप, वही बताने चाहिए जो सब लोग कर सकें। इसीलिए हम सिंपल आसन की तरफ फोकस करेंगे, और ये इसके लिए कि आपको ये समझने के लिए कभी लाइफ में मौका मिले कि हम जैसे नाड़ी परीक्षण करें या आयुर्वेद में अपना टेस्ट करवाएं, वो कहें कि हाँ आपकी तो वात प्रकृति है, तो आपको पता रहे कि ठीक है, फिर मेरा जो योग होना चाहिए वात के हिसाब से होना चाहिए, तो उससे आपको और बेनिफिट होगा। तो उसमें आपको आसन तो बताए जाएंगे वात वाले, और डाइट भी बताई जाएगी वात वाले। कुछ कह रहे थे सर? यही कह रहे थे कि जैसे बात जो ये आसन और दोष होते हैं सर, दोष बेसिकली बॉडी में सर जैसे लंग्स तक कहते हैं कि वात दोष है, लंग्स के नीचे सर लोअर एब्डोमेन तक पित्त दोष होता है, उसके नीचे सर कफ दोष होता है। सब कुछ है। हीट एलिमेंट के बिना डाइजेशन नहीं हो सकता, जठराग्नि यानी मंद है, हीट एलिमेंट हो गया, उसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता। वात के बिना तो हो ही नहीं सकता, सबसे प्रेडोमिनेंट है वो। नहीं सर, लेकिन जो वो बॉडी के मतलब पार्ट्स के हिसाब से भी तो सर इनका क्लासिफिकेशन होता है दोष। ऑर्गन की बात कर रहे हैं, कहाँ पे क्या आएगा, लेकिन जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं बॉडी में हर समय कुछ ना कुछ मूवमेंट चल रहा है, ऐसा तो है नहीं खाली ब्रेन में ही काम चल रहा है, वो सारा वात से ही संभव है। वात इज मूवमेंट, बिना एयर एलिमेंट के मूवमेंट हो ही नहीं सकता। तो वात तो बेसिस है, इसलिए सबका वात ही बैलेंस होता है। जैसे डाइजेशन हो गया, ब्लोटिंग, ये सब, तो वात सबसे पहले वात की दिक्कत आती है। फिर तो क्या हीट एलिमेंट, बिना हीट के काम नहीं चलेगा। वैसे ही कफ, वाटर एलिमेंट, ऐसा थोड़ी ना सकता वाटर एलिमेंट खाली किसी पार्ट में है, इतने में रिस्ट्रिक्टेड है। बस ये हो सकता है कि कुछ ऑर्गन्स में वाटर एलिमेंट का यूज ज्यादा होगा, जैसे किडनी की बात कर लो, स्टमक सेक्शन की बात कर लो, लेकिन इसका मतलब ये वो प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट तो सब में, इसको और
अगर पूछ ही रहो तो और सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई नहीं कॉम्प्लिकेट करते। हमने प्रकृति की बात करी ना, सत्व रजस तमस, पूरे चार्ट में नहीं जाएंगे 24 एलिमेंट्स में, लेकिन सत्व रजस तमस से होते होते हम पहुंचे 5 एलिमेंट्स तक, जिनको हम फिजिकल मटेरियल उसमें देखते हैं, एयर, अर्थ, वाटर, ईथर, क्या बचा है इसमें, फायर, ठीक है, 5 हो गए। इन पांचों के कॉम्बिनेशन से फिर ये चीज बनी, फिर हम यहाँ तक पहुंचे। तो एलिमेंट्स तो सारे वो रहेंगे ही, फिर हमने देखा कि वात वाला है तो अच्छा इसमें एयर प्रिडोमिनेंट है, फिर हम इस पे गए, ये फायर वाला है, कफ में गए तो इसमें वाटर है, वाटर प्लस अर्थ, प्लस हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं है कि ये कहो कि यहीं पे बात है, यहीं पे नहीं तो है। सर कोई भी जैसे ह्यूमन बॉडी होती है तो जनरली कभी भी एक दोष नहीं होता है, दोष जो होंगे या तो 2 होंगे या 3 होंगे, सब होते हैं। एक चीज उसमें डाउन और दोष इज नॉट दोष, हाँ, दोष इज नॉट दोष, वो कोई कमी नहीं है, हाँ, हाँ। ये आयुर्वेद वाला दोष है। इसको कह दो कि डोमिनेंस कहते नहीं, हैं। दोष क्यों है वो? हाँ, क्योंकि क्रिएशन हो गया, यही जी, दोष, जी। इसलिए इसको दोष कहते हैं। प्रकृति से इतना भी हम आगे बढ़ पाए कि हम इस फॉर्म में आ गए, इसलिए दोष, वैसे कोई दोष नहीं। और जिस दोष को हम आइडेंटिफाई करते हैं वो कौन सा वाला है, प्रिडोमिनेंट वाला, अभी कौन सा एक्टिव, और वो चेंज भी हो जाता है समय समय पे, ऐसा नहीं हमेशा वही रहेगा लाइफ पर। तो आसन देख लिया आपने, अब आते हैं प्राणायाम पे, ठीक है। तो प्राणायाम में पिछली बार ये बात की थी कि मेरे अपने एक्सपीरियंस से और किसी के भी एक्सपीरियंस से प्राणायाम सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी प्रैक्टिकल पर्सन के लिए, क्योंकि आसन करने के बाद हमको आगे जाना है, और प्राणायाम दिन भर चलता है, अभी भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है खराब चल रहा है उसकी बात नहीं कर रही, चल रहा है। तो जिसकी जितनी गहरी सांसें होंगी, जितनी स्लो होंगी, उसकी लाइफ उतनी अच्छी होगी। ये बहुत सिंपल सा लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये है, उतना ही आदमी पीसफुल होगा, क्योंकि उसकी सांसों में डेप्थ होगी, सांसें स्लो होंगी, उसको कम असर पड़ेगा बाहर की दुनिया का। वही उसकी डेफिनेशन है कि सांस के फ्लो को मैनेज करना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, पूरा प्रेक्षक कुंभक, ये सब चीजें। तो इनहेल किया, एक्सहेल किया, कुछ लोग कहते हैं कि प्राणायाम हमने स्टार्ट किया तो रिटेंशन कितनी देर करना है, रिटेंशन बहुत आगे की चीज है। अगर किसी ने प्राणायाम नहीं किया है तो वो स्टार्ट करे, 5 काउंट्स इनहेल किया, जैसे अगर इसकी बात करें अनुलोम विलोम, 5 इनहेल किया, 5 एक्सहेल किया, रोका होकर 6 महीने हो जाएं यही प्रैक्टिस करते हुए, फिर हम रिटेंशन स्टार्ट करें। है ठीक बात है कि कुंभक ही इंपॉर्टेंट है प्राणायाम में, लेकिन हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग पहले ठीक हो जाए तब हम कुंभक पे जाएं। पहले इसको तो ठीक करें, ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन है वो तो ठीक हो पहले, हमारा वही ठीक नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना हाइपर वेंटिलेट बहुत जल्दी करते हैं, तो ये सब चीजें हमारी अनुलोम विलोम में ठीक कर देगा, फिर हम रिटेंशन की तरफ जाएंगे। इसमें जो टाइप्स दिए गए हैं उसमें हम आगे चलते हैं। प्राण पे नहीं जाते हैं कि प्राण हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि प्राण क्या है, लाइफ एनर्जी जो सोर्स है हर चीज का, हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट हो रहा है ब्रीदिंग के फॉर्म। तो हम यहाँ पे आते हैं। अब इसमें से क्या अपनाना है या आप लोगों पर डिपेंड करता है कौन सी ब्रीदिंग जो अच्छी है, वो भी बता देंगे, जो सब कर सकते हैं। जैसे बॉक्स ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग में क्या है, रिटेंशन होगा, ये कब यूज करनी है, जब स्ट्रेस में है, मान लिया स्ट्रेस में, ठीक है, बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक्सहेलेशन से स्टार्ट करें। 4 काउंट्स पे हमने एक्सहेल किया, 4 बार एक्सहेल किया, मेंटली एक्सहेल, 4 काउंट्स तक रोका, यहाँ पे रोकना होगा, रिटेंशन किया, फिर हमने 4 काउंट्स पे इनहेल किया, फिर इनहेल करने के बाद फिर रोका। तो जैसे बनता है ना ये बॉक्स फॉर्म में, ये स्क्वायर फॉर्म में आ नहीं रहा है, लेकिन सबसे ये जो ड्यूरेशन है 4 सेकंड की, इसको काउंट ले लो सेकंड में। फिर ये आया नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में क्या डिफरेंस है नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में? अनुलोम विलोम सबने किया ही होगा, अभी ये करके हम लोग करते भी हैं प्रैक्टिस। अनुलोम विलोम में जो हम बेसिक अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शोधन में हम रिटेन भी करते हैं, लेकिन रिटेन ज्यादा नहीं करते, इसीलिए अनुलोम विलोम ही प्रैक्टिस करना है हमको। नाड़ी शोधन तब करना है जब हमको लगे कि अब सिस्टम हमारा एक्टिवेटेड है ठीक से, दिन में 2 बार कर रहे हैं अनुलोम विलोम 5-5 मिनट, अब नाड़ी शोधन पे जा सकते हैं। और वो भी कब करेंगे, जब हमको लगेगा कि
हमारी प्रैक्टिस 5 मिनट की है, 5 मिनट की है, 4 मिनट हो गए, आखिरी मिनट में ही हम रिटेंशन करेंगे, तुरंत नहीं करना। कई लोगों को साइड इफेक्ट होते हैं इसके, सिस्टम एकदम से संभाल नहीं पाता, तो ये प्रिकॉशन है। उज्जैन जो आप लोगों ने थ्रोट से पिछली बार भी करी थी, अब ये सारा करते हैं एक बार कि थ्रोट थोड़ा सा प्रेस करते हुए इनहेल करेंगे, जैसे खराटों वाली आवाज आती है, क्या ब्रेक, अब तो पूरा ही ब्रेक करेंगे ना, तो इनहेल किया आपने खराटों वाली आवाज के साथ, एक्सहेल किया उसी आवाज के साथ, माइल्ड खराटे। इसका फायदा क्या है, पूरे सिस्टम को ये रिलैक्स करता है, मेटाबॉलिज्म शुरू कर देते हैं, लोग कहते हैं ना वेट के लिए, तो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेस तो कम होता ही है। करके हम लोगों को पता चलेगा कि कोई भी सिचुएशन हो एनर्जी आती है। स्पेशली जो लोग जिम करते हैं, जिम करते समय अपनी इंजरी से बचने के लिए और पोस्चर को मेडिटेटिव रखने के लिए, पूरा ध्यान रखने के लिए ये बहुत अच्छी है। उज्जैन के साथ जब हम करते हैं तो हमारा फोकस रहता है हमारी प्रैक्टिस में, तो ये नॉर्मल सी बात है ना, जब हम अपने खराटों की आवाज आती है तो एक्टिव रहेंगे, तो उज्जैन के साथ करना चाहिए। भामरी तो एक ट्रिक है, इसको हम लोग स्लीप टाइम पे भी कर सकते हैं, हाफ एन आवर बिफोर। भामरी कोई भी कर सकता है, ठीक है, एक बार ही सब करेंगे। भस्त्रिका पे अभी रुकते हैं। कपालभाति सीजन के हिसाब से, बॉडी टाइप के हिसाब से, ये भी हमारे टॉक्सिन्स को ही क्लियर करता है। कपालभाति भी किया जा सकता है, लेकिन किसी को अगर बीपी का इशू है, कभी ना कभी रहा है, तो उसको स्लो करना चाहिए कपालभाति, उस स्पीड से नहीं करना चाहिए जैसे बाकी लोग करते हैं, बाकी ये भी सेफ है। योगिक ब्रीदिंग जो हमने शायद पिछली बार करी थी, बेली ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं, ब्रेथ अवेयरनेस तो ठीक है, हमको रखनी ही है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं नाड़ी शोधन से, 2 राउंड करेंगे कि थोड़ी सी फील आ जाए, करेंगे अनुलोम विलोम, लिखा हुआ नाड़ी शोधन। तो इसके लिए हमारी जो ये वाली उंगलियां है, कराई होगा आप लोगों ने, किसी साथ में करते हैं, हमारी जो पहली 2 उंगलियां उनको मोड़ लेंगे, बाकी तो रहेंगी। करना क्या है हमको, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। तो एक तरीका ये है, जो अच्छा तरीका है, कि पहले हम एक्सहेल कर लें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे अपने राइट नोज से पहले, यहाँ पे पूरा नहीं बंद करना, इससे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है, स्ट्रेसफुल हो जाएगा, नहीं साइड से थोड़ा सा बोन होती है ना यहाँ पे, ऐसे करते हुए लेफ्ट से पहले हम एक्सहेल करेंगे। अब हमारी एक्टिव प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट से हम इनहेल करना स्टार्ट करें। ये डिपेंड करेगा आपके काउंट के ऊपर, आपकी ब्रीदिंग कैसी है। एक इजी काउंट है 5 काउंट, 5 तक हम इनहेल करते हैं। जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी आपके काउंट 7, 8 तक भी जा सकते हैं। अभी हमने यहाँ रिटेन कुछ नहीं किया, अब राइट साइड से हम एक्सहेल करेंगे। अच्छा, जो उंगलियां आपने 2 मोड़ी थी, एक तरीका ये होता है कि आप दूसरी उंगलियों से यहाँ पे इसको रोके, ऐसे ऐसे करें। एक होता है जो मेरी जो स्टाइल है करने की, ये जो 2 उंगलियां थी ये यहाँ पे रहती, और अच्छा लगता है करने, क्योंकि मेरा ध्यान भी इधर जाता है। तो हमने इधर से एक्सहेल किया, फिर इधर से ये इनहेल करेंगे राइट साइड से, और लेफ्ट से एक्सहेल, एक बार और लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, आंखें बंद रख सकते हैं, राइट से ही इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। तो ठीक है, सिंपल है, लॉजिकल है, मतलब जिधर से हुआ उधर गया, उधर से किया फिर इधर, इसमें कोई डाउट नहीं। बस एक चीज ये है, इसको बहुत स्लो करना है। इसका अगर असली फायदा देखना है वो तब दिखेगा, जितना हो सके स्लो। जैसे हम कुछ पेपर रख दें नीचे या पत्ती रख दें तो मूव ना करें, उसका आइडियल स्टेट। तंत्र में भी ये बताया जाता है कि अनुलोम विलोम भी हमारी ब्रीदिंग ही ऐसी होनी चाहिए, इतनी स्लो, यहाँ पे भी पता ना चले। कुछ लोग बहुत ऐसे ऐसे करते हैं, वो नहीं सीखे, वो एकदम गलत है, उससे नुकसान हो जाएगा, नहीं तो मत करें अगर ऐसे करें।
रिलैक्स होके करते। जितने काउंट्स हमारे बढ़ते जाए उतना और अच्छा होगा। उज्जाई कर लेते हैं, आइडियल कुछ नहीं जितना है, आप लेकिन कर- 5 से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ये आपका ही चेंज होगा। कई बार लगेगा कि बहुत शांति है, ये कनेक्टेड है पूरा बॉडी से, लगेगा बहुत शांति है, मन शांत है, 8 तक जाएगा, 10 तक जाता है, 10 के बियॉन्ड का ठीक नहीं, तो लगेगा कि फिर तो रिटेन ही कर लें। 10 बहुत अच्छा है, 7 to 8 अच्छा है, काफी अच्छा है, आइडियल है। 5 से स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि 5 ही है, 6 नहीं हो सकता, ऐसा कुछ। ये रिदम के लिए, तो जितनी अच्छी आपकी रिदम होगी ये करते समय उतना आपको फायदा मिलेगा। रिदम का मतलब है ना, एक उसमें चलेगा ताल के साथ। ये नहीं है कि 5 किया इधर 3 किया खराब हो जाता है। ऐसे ही करते हैं। उज्जाई करते हैं, उज्जाई हम बैठे हुए हैं जैसे, तो थोड़ा सा प्रेस करते हुए इनहेल करेंगे और खराटे वाली आवाज आएगी। आवाज खाली इसलिए, आवाज को करने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए कि आपको पता लगे कि हमने थ्रोट को थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट किया हुआ है, थोड़ा प्रेशर दिया हुआ है इसके लिए, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि जब ये वाला एक्सरसाइज के टाइम पे करते हैं तो हमारी इंटेंसिटी, हमारा फोकस सब हमारी एक्सरसाइज पे मेंटेन रहता है। ये तो मन भटक जाता है। तीसरी चीज होती है कुछ करते समय गेज, दृष्टि, जिसकी बात हमने अभी नहीं करी। तो हमने पोस्टर पे फोकस किया, साथ में उज्जाई ब्रीथ करी, और जहां भी हमारा हाथ जा रहा है, मान लिया कि हमारा हाथ इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो हमको इधर नहीं देखना जब तक पोस्टर नहीं ना आ गया हो, तो उधर देखना है, दृष्टि हमारी उधर जाएगी। तो ये हमारी आईज के लिए भी अच्छा है। इसीलिए योग में और बाकी एक्सरसाइजेस में क्या डिफरेंस है, इसमें हम सब कुछ कंबाइन कर रहे हैं। ब्रीदिंग हो रही है, हम मेडिटेटिव हैं, और हमारी दृष्टि भी उधर ही जा रही है। लोग कहते हैं आइस के लिए क्या करें, जो भी करें दृष्टि वहां रखें, तो आइस का भी हमारा अच्छा खासा मूवमेंट हो जाता है इसमें। भ्रामरी, भ्रामरी भी आपने किया होगा, पिछली बार शायद करवाया था ये वाला, लेकिन भ्रामरी का एक सिंपल तरीका और भी आप कर सकते हैं। अगर लगे कि ऐसे करें, यहाँ रखें, ऐसे करें, और इजी तरीका, सिंपली ऐसे बंद कर दें, इनहेल करें और वही भंवरे की आवाज करते हुए एक्सहेल करें। वो भी एक आसान तरीका, अगर ये वाला नहीं करना, ऐसे इनहेल करेंगे, ये 10 राउंड कर सकते हैं इसके। अब भ्रामरी क्यों करें और कब करें? डीप रिलैक्सेशन के लिए, हेडेक्स, माइग्रेन्स, कंफ्यूजन हो, क्लैरिटी ना हो, भ्रामरी, इन सब चीज़ों में। मेरा कुछ पर कॉलेज का एग्जाम बहुत ज़्यादा माइग्रेन था, तो लग रहा था कि यार कुछ लिख नहीं पाएंगे, पेपर तक नहीं देख पाएंगे, एकदम उस तरीके का था। कहीं से याद आया कि भ्रामरी करना होता है। उस समय तक कुछ आदत नहीं थी योग को कुछ करने की, तो भ्रामरी ट्राई करते थे। एक बुक थी, देखा, आधा घंटा बस जाने वाली थी, मुझे लगा ये करके देखते शायद इससे कुछ चीज हो जाए। किया और 5 मिनट में वो गायब हो गया। तब से कोई भी पूछता है कि सबसे तेज असर किस प्राणायाम का देखा, तो भ्रामरी का इतना इफेक्टिव है। क्योंकि माइग्रेन जिसको भी होता है उसको पता होगा कितना पेनफुल होता है और 2-2 दिन तक नहीं जाता है। और अगर माइग्रेन भ्रामरी 5 मिनट में ठीक कर सकता है तो बहुत पावरफुल, क्योंकि ये वाइब्रेशन से इंटरनली हर चीज को स्टेबल कर देता है। कपालभाति स्लो करना है, और जिसको बीपी का इशू नहीं है वो तेज भी कर सकता है, इसको मॉर्निंग में कर सकते हैं। एम्प्टी स्टमक करना है कपालभाति को, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज ये कि ये जितना भी हमारे अंदर टॉक्सिन्स हैं उनको ही क्लीन करता है। तो जब उनको सिस्टम को एक्टिवेट करना होता है, बड़ा आलस सा आ रहा है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, कपालभाति से स्टार्ट करते हैं। जो सन एनर्जी है, एक्टिव एनर्जी है, उसको कपालभाति भी एक्टिवेट करता है। ब्रेथ अवेयरनेस तो वही है कि हमको दिन भर में ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। जब भी लगे शैलो हो रही है, थोड़ा एक्सहेल करके फिर ब्रेथ को डीप ले जाना है। एक्सहेलेशंस को जब हम रिलैक्स होते हैं, ऐसा नहीं कि इसको ट्राई करना है, तो एक्सहेलेशंस हमारे अपने आप ही थोड़े से लंबे होंगे। जितना लंबे हमारे एक्सहेलेशन होंगे उतना हमारा स्टेट पीसफुल होगा।
इंपॉर्टेंस ऑफ कुंभक जो हमने बात करी थी कि रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तभी करें जब लगे कि हम 6 महीने से नॉर्मल प्राणायाम कर रहे हैं, फिर हम एक्चुअली कुंभक पे जाएंगे। जो एक चीज यहाँ पे रह गई है वो है योगिक ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग में फुल योगिक ब्रीदिंग की बात अभी ना करें, तो जैसे बच्चा सांस लेता है एकदम, बच्चा पेट सांस लेता है ना, बिल्कुल पेट एकदम फूल जाता है, तो हमारी सांस लेने की आदत यहाँ से। तो योगिक ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो नीचे से स्टार्ट होती है ब्रीदिंग। जैसे अगर हम सीधे बैठ जाएं, स्पाइन सीधी करके बैठ जाएं, नीचे से स्टार्ट करेंगे और 8 काउंट्स तक पूरा ऊपर तक जाएगा। चेस्ट पे हाथ ऐसे रख सकते हैं, पहले बेली हमारी एक्सपैंड होगी, जैसे सांस लेते हैं वैसे ही लेंगे, लेकिन फोकस बढ़ाना है इस तरीके से। चेस्ट तक आए और गहरा जाएंगे, शोल्डर तक जाएंगे, फिर एक्सहेल भी इसी चैनल से करेंगे, शोल्डर्स रिलैक्स, फिर चेस्ट और फिर बेली। अब आप लोग ये कहेंगे कि दिन भर तो कर नहीं सकते, दिन भर नहीं करना है, तो जब हम सुबह बैठे करने के लिए तो इसको 5 बार करते हैं, ये भी एक्टिवेट ही करता है हमारे सिस्टम को, एनर्जी से भर देता है। आइडियल मोड ऑफ ब्रीदिंग क्या है? बेली ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग आप दिन भर नहीं कर सकते, कम से कम बेली तक तो ले जाएं उसको, जैसे बचपन में करते थे। प्रत्याहार की बात पिछली बार हमने करी थी, ये वही चीज है कि किस तरीके से इतने सारा सेंसरी स्टिमुलेशन हमारे अंदर आ रहा है हर डायरेक्शन से, कैसे इसको सीमित किया जाए, क्योंकि हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारी क्लैरिटी, अभी हम कुछ बात कर रहे हैं, कहीं से फोन पे कुछ आ जाए, उधर देखने लगेंगे, कई लोग देख भी रहे हैं, तो वो यही दिखा रहा है कि प्रत्याहार ऐसा नहीं है कि पतंजलि कह के गए, ये चीज हमको खुद समझ में आनी चाहिए हमारी लाइफ में। क्या हम 1 घंटे 2 घंटे, ये तो कुछ नहीं है, पीछे जो क्रिएशन हुए हैं, डिस्कवरीज हुई है, इतनी चीजें हुई हैं कि आपको लगता है कि हम लोग जिस तरीके से हर 10-15 मिनट में फोन देखते रहे, उस तरीके का काम पॉसिबल हो सकता है उस एरा में, अगर उनके पास भी फोन होते हैं। तो ये हम लोग को समझना होगा कि हमारी एज में कुछ नया निकल के क्यों नहीं आ रहा है। इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा सेंसरी स्टिमुलेशन पे, बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट हो गए। बच्चे भी वैसे ही बनते जा रहे हैं, उनको भी फोन की आदत है, उनको भी लगता है इसके बिना कुछ नहीं होगा, इसीलिए कुछ नया निकल के नहीं आ रहा है आज की दुनिया में। वही टेक्नोलॉजी बार बार रिपीट हो रही है, आईफोन के वही नए नए मॉडल आते जा रहे हैं। कितने समय से कोई जर्नल था, उसमें एक बार बहुत पहले कमेंट मेरा गया था, उनको बुरा लगा, उन्होंने कहा आपके बात क्यों कही, कुछ नया नहीं हो रहा है। उनको एग्जाम्पल के साथ हमने बताया कि आपने नया क्या किया इतने सालों में, टेक्नोलॉजी के नाम पे और रेवेन्यू बढ़ाने के नाम पे वही चीजें बार बार होती जा रही है। नया तो पहले होता था जब डिस्कवरी होती थी कि व्हील बन गया, फायर आ गई, ये हो गया, फिर धीरे धीरे और चीज आई, मिडिल सेंचुरीज तक आए, 15-16। उसके बाद जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के का जो मेजर फेज था वो पार हो गया, स्पेशली 1980 के बाद से हम लोग देखें, कंप्यूटर को हटा देते हैं, वो एक मेजर चीज थी। उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसको हम कह सकें कि ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। वो इसीलिए है कि हम इतना ज्यादा निर्भर हो गए हर चीज पे, इंटरनली कुछ निकल के आता नहीं। जैसे ही हमको लगता है कुछ करें तो हमको लगता है गूगल है, या हमको लगता है फोन है, या हमारी आदत है कि फोन देखने वाली, कुछ ना कुछ हमको रोक लेता है। इसलिए प्रत्याहार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई आपको बाहर से आके बताएगा, ये खुद समझना है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। लाइफ में कुछ भी नया पाना है तो बिना इसके पॉसिबल नहीं। धारण, ध्यान, समाधि। समाधि की बात नहीं करेंगे, वो हाईएस्ट स्टेज है। धारण और ध्यान में क्या डिफरेंस है? कंसंट्रेट करके हमको बैठना है, मेडिटेट करना है। जिसकी हम शुरुआत करते हैं वो है धारण, फोकस करना शुरू करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम बैठे बैठे शून्य हो जाएंगे, तो वो है धारण। किसी न किसी जगह देश बंधन चित्त से धारण, चित्त को कहीं ना कहीं फिक्स करना। वो कहीं भी हो सकता है, मंत्र पे हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है, सीनरी पे हो सकता है, फोटो पे हो सकता है, और आपकी किसी साउंड पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। जैसे ये त्राटक का लगाया हुआ है, कैंडल पे हो सकता है, त्राटक की जो टेक्निक होती है। अब जब यही ध्यान ही कब बनता है? जब धारण आपका एक्सटेंडेड होता है। पहले आपने फोकस किया, फोकस करते 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 आगे बढ़ते गए, वो ध्यान की अवस्था। लेकिन आजकल हो क्या गया है कि कोई बैठता है तो वो कहता है उसने ध्यान किया, जबकि वो खाली धारण होता है, कुछ समय के लिए बस धारण है। जब वो एक्सटेंड होता है उसी रूप में, तब वो ध्यान होता है। तो कॉम्प्लिकेट ना करते हुए इसको आप ये समझिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव वही था, चित्तवृत्ति निरोध, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो आसन से हमने शुरुआत क्यों करी? क्योंकि अगर हमारी बॉडी एजुटेटेड है तो
हमारा माइंड स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम आसन करके अपनी बॉडी को बैठने के लिए उस लायक बनाते हैं कि वो बैठ सके। नहीं तो कुछ लोग होता नहीं बैठे और हिलते रहते हैं, वही सही है, तो उनको पहले आसन करा देना चाहिए। जैसे ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन है, उसमें पहले खूब दौड़ भाग उछल कूद और ये सब होता है, फिर बाद में जाते हैं उस स्टेज में जब एक्चुअल ध्यान होता है। वो इसीलिए जो करना है कर डालो, इतना थक जाओ कि बस बैठने के अलावा, चुप रहने के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे। और फिजिकल एनर्जी नहीं, मेंटल एनर्जी भी कम हो जाती है। जब हम फिजिकली बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो माइंड को भी इतना नहीं रहता है कि बहुत सोचना, वही सेम एनर्जी, फिर ध्यान इजी लग जाता है। तो इसमें भी वही, तो हमने आसन किया, हमने ब्रीदिंग पे ध्यान दिया, धीरे धीरे हम इंटरनल होते जा रहे हैं, प्रत्याहार किया, अब इजी हो जाएगा हमारे। अब हम सीधे समझें कि हम ऐसे बैठ जाओ ध्यान लग जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए रास्ता बनाया गया कि आप यम नियम से चलते चलते यहाँ तक पहुँचिए। जिन्होंने ध्यान किया होगा उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि जब उनकी बॉडी इस लेवल पे एक्टिव है, वो थके हुए हैं, वो आराम से बैठ के ध्यान कर सकते हैं। सीधा बैठ के करना उसी के लिए पॉसिबल है जो बहुत रेगुलर प्रैक्टिशनर है। ध्यान में आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताई जाएंगी, माइंडफुलनेस, हार्टफुलनेस, हर तरीके की। ऑब्जेक्टिव सबका सेम है, चित्तवृत्ति निरोध, स्टिल होना, एक ऐसे स्टेट में आना जब आपका मन इधर उधर ना भाग रहा हो। सारी टेक्निक्स हैं, जो आपके लिए सुटेबल है वो आपको अपनाना है। वो तो आपको स्पेसिफिक कोई ना कोई बताएगा कि आप ये करिए, लेकिन आपको फाइनली ये देखना है मेरे लिए क्या सुटेबल है। किसी का आज्ञा चक्र पे ध्यान अच्छा लगता है, किसी का हार्ट चक्र पे अच्छा लगता है, तो वो बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो ये आपको टेस्ट करके देखना होगा मेरे लिए कौन सी टेक्निक अच्छी है, सुटेबल है। क्योंकि सिखाने वाले आपसे यही कहेंगे ये वाली करनी है, आपको क्या देखना है मेरे लिए कौन सी है, इसमें आपका समय नहीं बर्बाद होगा। अब शायद हमने आसन की बात कर ली है मोटी मोटी, लेकिन एक हम इस पे चले जाते हैं कि डेली आप क्या कर सकते हैं। हाँ, जैसे हमने पिछले क्लास में किए थे ना कुछ वार्म अप, एक्टिवेशन, मूवमेंट और ये सारी बातें करी थी। तो अगर किसी का पहले से ही कोई रेजिम है, कुछ रूटीन है एक्सरसाइज का, तो वो कर लिया जाए, वो ठीक है। किसी का नहीं है तो खाली वार्म अप ही कर ले, लाइट वार्म अप, जैसे पिछली बार किया था हम लोगों ने। जंपिंग जैक बड़ा अच्छा होता है वार्म अप। अगर किसी को कुछ नहीं, जंपिंग जैक्स पता है, वो कर लिए, उसके 2 राउंड कर लिए, 20-20 के, 10-10 के कर लिए, बॉडी अच्छी एक्टिवेट हो गई। और फिर हमने शोल्डर रोटेशन जो पिछली बार किया था, नी, सब कुछ ये सब कर लिया। फिर उसके बाद हमने करी योगिक ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग कर ली। उसके बाद हमने किया अनुलोम विलोम। ये आपके लिए है कि 10-15 मिनट के लिए घर पे जो करना है, उसके लिए जो पहले से कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो उसको कंटिन्यू करें, अनुलोम विलोम करें। अब आते हैं ओम पे आते हैं, फिर फाइनल स्टेप है मेडिटेशन। ओम कैसे करना है, इसके 2 तरीके, एक होता है रेगुलर वाला ओम, और दूसरा क्या होता है आ ऊ मा वाला। दोनों ठीक है, लेकिन आ ऊ मा वाले में हम डीप जा सकते हैं, मंत्र फॉर्म में हम ओम बोलते हैं, लेकिन जब मेडिटेट करते हैं तो आ ऊ मा पे करते हैं, आकार उकार मकार पे। इसमें अलग अलग पोर्शंस ऑफ बॉडी पे हम ध्यान देंगे, और एक एनर्जी, एक अलग ही लेवल की एनर्जी आप फील करेंगे इसको करने के। तो ये कर लेते हैं हम लोग, और फिर हम लोग क्लोज करते हैं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप मॉर्निंग में बैठे हुए हैं 6 बजे, तो आपने आपका वार्म अप हो गया, योगिक ब्रीदिंग के आपने 5 राउंड कर लिए, ये जो किया था, अनुलोम विलोम भी कर लिया, अनुलोम विलोम 5 मिनट कर लिया मान लेते हैं। फिर अब हम ओम करेंगे। तो इसके लिए लाइट ही रखना है, सीधा बैठना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आ ऊ और मा। तो आ करेंगे फोकस नीचे रहेगा, ऊ करेंगे सेंट्रल पोर्शन पे, मा करेंगे राइज करेगा, आपका वाइब्रेशन राइज करना चाहिए, और विशुद्धि से होते हुए आज्ञा पे जाएगा सहस्रार। लेकिन फिर भी अगर ये सब बातें आपको नहीं पता है तो बस हम ऐसे समझें, वाइब्रेशंस राइज करेंगे, और आ ऊ मा इक्वल भी रह सकते हैं। आइडियल क्या है, आ हो, ऊ हो, और मा एक्सटेंडेड, मा इनफाइनाइट की तरफ जाता हुआ खत्म हो जाए, और यही साइकिल हमको 5 बार 11 बार करनी है। तो एक बार आप सुन लीजिए करते हुए, साथ में करिए। पहले इनहेल करेंगे,
जब आप अपने आसन में बैठे होंगे घर पे और किसी न किसी पोज में सुख आसन में बैठे तो ये और पता चलेगा, क्योंकि हम सीधे बैठे हुए हैं, अभी स्पेस कम है बॉडी के पास एक्सटेंशन का, उसमें और इजीली होगा। और इसका कोई आइडियल तरीका नहीं है, बस ये कि वाइब्रेशंस पता चल रहे हैं और बहुत लाउड नहीं करते। थैंक यू। और ठीक है, तो अगर लाइट फील करना है, स्ट्रेस को कम करना है, इसके साथ आपने ओम किया और अपनी आंख को बंद रखा। इसी अवस्था में फाइनल स्टेप है धारण। इस धारण में अगर आपके पास कोई मंत्र है तो मेंटली उसको चैंट किया, फोकस यहाँ पे रखते हुए। अगर नहीं करना है, अच्छा है, मेडिटेशन की आदत है, तो बस साइलेंस में बैठना है और ढीला छोड़ देना है। यहाँ जो आएगा आने देना है और किसी के थॉट पे फोकस नहीं करना। इसमें 5 मिनट बैठना। तो ये टोटल पूरी साइकिल है 15 मिनट में, मैक्सिमम 15 मिनट कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 बार नहीं तो सुबह 1 बार कर सकते हैं। बस यही करना है शुरुआत में, इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं। और इसी से आपको लगेगा बहुत कुछ चेंज हो गया और धीरे धीरे इससे अटैचमेंट हो जाएगा। तो जो अच्छे अटैचमेंट होते हैं वो गलत नहीं होते। तो ये अच्छा वाला अटैचमेंट है जो आपके बॉडी और माइंड को शांत करता है। सुबह के लिए आपका अपना, कहते नहीं सेल्फ केयर, मेरे लिए अपना क्या है, दिन तो बाकी लोगों को दे दिया, मेरे लिए अपना क्या है। तो ये अपना वाला काम है। 15 मिनट ये किया, अपना सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक लेफ्ट राइट जो भी है, इड़ा पिंगला सब कुछ बैलेंस कर दिया सुबह उठते ही। अब जो हमारे डिसीजन होंगे, हमारी अवेयरनेस होगी एक अलग लेवल पे। ये नहीं होगी कि हम एकदम से उठे, फोन देखा, कुछ पता नहीं, कुछ न्यूज़ में पढ़ा, कोई फोन आ गया, फिर ऑफिस में गए, इरिटेट हुए, कुछ गलत डिसीजन हो गया। ये सब चीज़ें से बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो अब कुछ क्वेश्चंस लेके फिर क्लोज कर सकते हैं। मेडिटेशन में जो ध्यान रखता है, मतलब ऐसे ही बिल्कुल शांत बैठे नहीं या तो टेम्परेचर पे, तो हमने मतलब किसी पत्रिका में पढ़ा था, आध्यात्मिक पत्रिका ये थी, तो लोगों ने कहा था कि आज्ञा चक्र में ये जैसे दिया की ज्योति है उसका ध्यान करने को बताया, तो वो कर सकते हैं। वो त्राटक का लास्ट स्टेप है। दिया की ज्योति भी होनी चाहिए सामने, ठीक है। अगर दिया सामने रखा हुआ है तो कर सकते हैं, लेकिन वो त्राटक का लास्ट स्टेप है। अच्छा, त्राटक अगर खुद ना भी करें तो बच्चों को बता सकते हैं करने के लिए, क्योंकि उससे फोकस और आंखों के लिए, किसी को आंख की कोई समस्या हो, फोकस चाहिए हो, क्लैरिटी चाहिए हो, तो बहुत अच्छा होता है। कि 2 मिनट पहले हमने पूरी फ्लेम को देखा, 30 सेकंड देखा पूरी फ्लेम, फिर 30 सेकंड हमने फ्लेम की टिप को देखा, उसके बाद हमने आंख बंद कर ली और थर्ड स्टेप है, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है इसको करने में। फिर पूरी फ्लेम क्या होगा ना, पूरी फ्लेम आपको नहीं दिखेगी, एक डॉट होगी, जब आंख बंद करेंगे वो यहाँ घूमती रहेगी, फिर वही वाली चीज, तो ये ज्योति चलती रहेगी। जब लगेगा कि ये गायब हो गई तो फिर हम आंख खोल के फिर से उधर फोकस करेंगे आधा मिनट, फिर आंख बंद कर लेंगे, फिर यहाँ पे चलती रहेगी। और इसको करना होता है एकदम अंधेरे में, शांति से, इवनिंग, रात में नहीं, क्योंकि क्या होता है कि इससे रिलैक्स माइंड होता है लेकिन एक्टिवेट हो जाता है, हो सकता है नींद ही ना आए, काम करने का मन करेगा कुछ नहीं, इतना क्लैरिटी लगती है। सुबह कर सकते हैं, शाम का टाइम बहुत अच्छा है। शाम का टाइम वैसे भी जब होता है ना डॉन डस्ट वाले जो इस तरीके के टाइम होते हैं, चेंज हो रहा होता है, बहुत अच्छा होता है। संध्या वाला टाइम सुबह 6 से 7 बजे के बीच, उस समय एकदम आइडियल है। टाटा की बहुत सारे स्टेप है, पहले आँख की एक्सरसाइज करते हैं, आपको घुमाते घुमाते बहुत सारी चीजें करते हैं। इसे शॉर्ट पता है, ऐसे नहीं करना होता, बहुत चीजें। अब ये क्लोज ही होगा, इसलिए आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से मतलब एडिशनल कुछ नहीं है, हमेशा ये इंटेंट रहता है मेरा अपने सेशन में कि टॉपिक्स ऐसे कवर हो जाए कि अवेयरनेस बढ़ जाए। क्योंकि अगर कोई आपको आए और कहे कि बस ये चीज़ करनी है, तो मेरा उद्देश्य कभी ये नहीं होता आप लोग को लिमिट कर दे, हाँ ये ऐसा कुछ है। हमेशा एक्सपेंशन होना चाहिए, आइडियाज पढ़ने चाहिए, फिर हमारे लिए जो अच्छा है वो करेंगे। अगर जब मेरी ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग ही कहेंगे, तो मेरी क्लासेस चलती थी हमारी स्टेज, तो जब कोई क्वेश्चन नहीं पूछता था तो हमारे टीचर वो कहते थे कि इसका मतलब है सब लोग एनलाइटेंड हो चुके हैं, चित्तवृत्ति निरोध हो गया, कुछ है ही नहीं किसी के मतलब। एक ये स्टेट होता है। दूसरा क्या होता है कि एकदम ऊपर से निकल, दोनों हो सकता है।
किसी का कोई क्वेश्चन निकल के आया? नहीं आया तो अरुण जी से हम आएंगे फिर दो शब्द सर के। हमें तो लगता है कि काफ़ी अच्छा रोचक क्लास रहा। रोचक इन द सेंस कि सुबह से हम लोग थोड़ा टेंशन में थे पढ़ते पढ़ते, तो इस तरह की जब बातें आती हैं तो लगता है कि अपने आप को भी थोड़ा समय देना चाहिए। ये क्लास ऐसी थी कि वो बोलते ये कि एक ऐसा नशा था, हम किस बहार में हैं। सर की क्लास खत्म हो गई लेकिन अभी भी हम योग के कुमार में हैं। इस तरीके से सर ने 1-1.5 घंटे अपना क्लास लिया कि सब लोग जो आपने 2 अवस्थाएँ बताई, मेरे ख्याल से पहली अवस्था में हम सब पहुँचे काफ़ी लाइट में। सर ये कोर्स भी ऐसा बनाया गया है फैकल्टी की तरफ से कि ये 40 दिवसीय कोर्स में हम ये सोच सकते हैं कि इसमें एक्ट, रूल और तमाम डिपार्टमेंट के अलावा ये योग और विरोध कहाँ से आ गया, ऐसे और 2-4 क्लासेस ऐसे हैं। तो ये मतलब हम लोग को सिर्फ एक्ट रूल के लिए नहीं मतलब इनैक्ट करने के लिए बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे जीवन को किस प्रकार से मतलब हम बिल्कुल एकदम सुपर उसमें जाएँ कि जीवन को भी मतलब हम अपनी एसेट को ही ना बढ़ाएं, अपनी मनी की तरफ ही ना जाएं, अपनी एक जो हम स्वास्थ्य वाली एसेट है उसको भी हम मतलब इन्वेस्ट करें। और इतनी बढ़िया फैकल्टी हमारे यहाँ है कि न सिर्फ हमें सिर्फ डिपार्टमेंट के ही बारे में और हम लोग ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य कैसा रहे, हमारा मानसिक कितनी मजबूती से हम रहें, ताकि आने वाले समय में हमारे जीवन को भी काफ़ी मतलब मजबूत कर सकता है। और जब हम स्वास्थ्य और मन से मजबूत रहेंगे तो निश्चित रूप से न सिर्फ डिपार्टमेंट की वरन अपने परिवार और समाज की भी इतनी मजबूती के साथ सेवा कर पाएंगे। तो मैं सर को आज की क्लास के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपनी फैकल्टी का भी धन्यवाद देता हूँ कि बीच बीच में लगभग हर वीक में 1 या 2 क्लासेस ऐसी हो रही हैं जिसमें न सिर्फ एक्ट और उसके अलावा भी हम योग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं। तो मैं फैकल्टी का भी धन्यवाद करता हूँ और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपने अमूल्य समय में मतलब आप चाहते तो कोई और अच्छा डिपार्टमेंट का भी आप सब्जेक्ट ले सकते थे, तो आपने इस लायक समझा कि ये सब तो कोई और भी पढ़ा लेगा और हम खुद पढ़ लेंगे। ऐसी चीज़ को आप हमारे सामने ले आए जो शायद हम अपने दैनिक जीवन में हम सब भूल जाते हैं और अपने रोज़मर्रा के कामों में फिर घर और इसमें सब कुछ ये जानते हुए कि योग हमारे लिए कितना और हमारा स्वास्थ्य इस योग के माध्यम से कितना मतलब हम आगे तक जा सकते हैं। और हमारे पास योग के माध्यम से एक फ्री सेवा है हमारे पास कि इसमें कोई भी मतलब आप समझ सकते हैं कि योगा करने से बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप समझिए प्रिवेंटिव, जैसे सर ने बताया कि हमारे पास एक सामने एक बैरिकेडिंग है जो हमारे तमाम मतलब तरीके से सुरक्षा करती है। तो ये फ्री में सेवा है, लेकिन बस हमारे पास सब कुछ है, एक ऐसा मास्टर की आवश्यकता है जो हमें पुशअप कर सके और इसको हम किस तरह से कैचअप करें। तो आज के क्लास से मैं समझता हूँ आप सभी लोगों ने इस योग को अपने पास काफ़ी अटैच पाया होगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी आप ऐसे ही कुछ रोचक सब्जेक्ट हम सबके सामने लाएंगे, हम सबको जरूर कराएंगे और हम सबका ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।